बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक कंपोनेंट जो कि है इनकम स्टेटमेंट। हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं और उसमें हमने पढ़ा था कि एक इनकम स्टेटमेंट होती है, एक बैलेंस शीट होती है जिसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होती है और फिर होते हैं नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और मैंने बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी पर्टिकुलर ईयर के बनते हैं, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है। तो आज उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हम एक कंपोनेंट को पढ़ने जा रहे हैं और हम ये देखेंगे, और वो है स्टेटमेंट ऑफ इनकम या इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, और हम ये देखेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ इनकम कैसे बनती है। अच्छा, अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं हम। हमारे पास है ट्रायल बैलेंस एज एट दिसंबर 31st 2021 फॉर ABC, और ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस है। अच्छा, अब मैं आपको रिकॉल कराता हूँ कि जो कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स थी वो 5 कैटेगरीज: एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। ठीक है, और फिर मैं आपको लेके जाता हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन में। अकाउंटिंग इक्वेशन हमने पढ़ी थी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी और कैपिटल, और मैंने बताया था कि इक्विटी के अंदर कैपिटल भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, और उसमें से ड्राइंग्स को हम डिडक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब प्रॉफिट की फिगर कैसे कैलकुलेट होती है ये हमने लास्ट वीडियो में देखा कि सारे रेवेन्यू अकाउंट्स और सारे एक्सपेंस अकाउंट्स को जब हम नेट करते हैं तो हमें रिजल्टिंग फिगर जो है, अगर रेवेन्यू ज़्यादा हैं एक्सपेंसेस से तो फिर वो प्रॉफिट है, अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं रेवेन्यूज से तो वो लॉस है। और ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम किस तरीके से प्रॉफिट या लॉस डिटरमिन करते हैं। ठीक है, और वो हमने देखा था कि हम सारे एक्सपेंस अकाउंट्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज़ करते हैं और सारे रेवेन्यूज़ को भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज़ करते हैं। फिर वहाँ पे प्रॉफिट या लॉस की फ़िगर कंप्यूट करते हैं और उसको हम लेके चले जाते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स में या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में। ठीक है, अच्छा, वो जो प्रोसेस हो रहा होता है वो हो रहा होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, यानी वहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया जा रहा होता है, यानी कि एक अकाउंट डेबिट हो रहा होता है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा होता है। जैसे हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि सेल्स के अकाउंट को क्लोज़ करने के लिए हमने सेल्स के अकाउंट को डेबिट किया था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट किया था, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अकाउंट को क्लोज़ करने के लिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया था और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट को क्रेडिट किया था। और फिर यहाँ बाकी सारे एक्सपेंसेस को भी हमने इसी तरह से क्लोज़ किया था, और जो कोई अगर इनकम भी है, अदर इनकम जैसे कमीशन इनकम थी, तो वहाँ पे उसको भी हमने जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट किया था और कमीशन इनकम के अकाउंट को डेबिट किया था। तो सारे एक्सपेंसेस और रेवेन्यू के अकाउंट्स को हमने ट्रांसफ़र कर दिया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वहाँ से फिर हमने प्रॉफिट डिटरमिन किया था। तो वो डबल एंट्री सिस्टम के तहत हुआ था और वो सारा काम हुआ था बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, अब जो ये इनकम स्टेटमेंट है, ये इनकम स्टेटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर नहीं होती, ये इट इज़ सेपरेट फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, इट इज़ एन स्टेटमेंट आउटसाइड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे कोई डेबिट क्रेडिट नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपली ये करेंगे कि रेवेन्यूज़ को सेपरेट कर लेंगे, उसमें से कुछ एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, फिर उसमें कुछ इनकम ऐड कर देंगे, कोई इंसिडेंटल इनकम होगी, और फिर इस तरह से हम अपने प्रॉफिट फिगर पर पहुंचेंगे। रिजल्ट्स यहाँ से भी वही निकलेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो रिजल्ट्स निकले थे। ठीक है, फ़र्क सिर्फ ये है कि ये इसका बुक्स ऑफ अकाउंट से ताल्लुक़ नहीं है, ये कोई यहाँ पे कोई डेबिट क्रेडिट सिस्टम नहीं हो रहा होता, यहाँ पे कोई डबल एंट्री नहीं हो रही होती। यहाँ पे जो भी हो रहा होता है, हम एक स्टेटमेंट बना रहे होते हैं दैट इज़ प्योरली आउटसाइड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अच्छा, अब क्या करेंगे हम? वही प्रोसेस कि सारे जो रेवेन्यूज़ हैं हमारे, यानी कि जो सेल्स हैं, उनको हम सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, और फिर उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे, फिर बाकी एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, और फिर हम अल्टीमेटली अपने नेट प्रॉफिट की फ़िगर पे अराइव करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये स्टेटमेंट होती कैसे है?
इसका फॉर्मेट आप देख लें। सबसे पहले बिज़नेस का हेडर आएगा, बिज़नेस का नेम आ गया, फिर जो स्टेटमेंट बना रहे हैं उसका नाम आ गया, इनकम स्टेटमेंट। फिर वो जो पीरियड है, ग्लोबली मैंने आपको बताया था कि ये कैलेंडर ईयर से डिनोट होता है, तो हमने भी इसको फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2021 रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका एक कॉलम आएगा जिसमें कि अमाउंट्स आप लिखते हैं और उसमें आप करेंसी ज़रूर मेंशन करेंगे, ठीक है। अब जो स्टेटमेंट सबसे पहले शुरू होती है वो होती है आपके मेन रेवेन्यूज से। ये रेवेन्यू की लाइन है ये, ठीक है। और ये होती है आपके सेल्स, जो आपका मेन स्ट्रीम रेवेन्यू है, ठीक है। यहाँ पे कोई आप अदर इनकम या कमीशन इनकम नहीं लेते, बल्कि यहाँ पे जो मेन आपकी सेल्स है एक्टिविटी, वो लेते हैं आप। और ये आपने ट्रायल बैलेंस से आपने ली, और ट्रायल बैलेंस में हमारे पास जो है सेल्स आ रही है 77,000 क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रेवेन्यू ले लिया 77,000, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता, तो इसलिए मैंने रेवेन्यूज़ को पॉजिटिव नंबर से डिनोट किया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अकाउंट है। फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को मैंने यहाँ पे ले लिया, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को भी एज इट इज़ मैं ट्रायल बैलेंस से लेकर आ गया। अब मैंने रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किया, तो मेरे पास जो आता है ग्रॉस प्रॉफिट आता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? देखें, ये हमारी असम्पशन ये है कि ये जो बिज़नेस है ये एक ट्रेडिंग बिज़नेस है। ट्रेडिंग बिजनेस मीन्स कि यहाँ पे सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हो रही है, ठीक है। सस्ती चीज़ें ख़रीदते हैं, महंगी चीज़ें बेच देते हैं, जो डिफरेंस होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है कि द प्रॉफिट विच इज़ ओनली ऑन द ट्रेडिंग एक्टिविटी। जो ट्रेडिंग एक्टिविटी के ऊपर प्रॉफिट है उसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। उसमें बाकी जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उसमें से अभी वो डिडक्ट नहीं हुए हुए, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। जो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू माई ग्रॉस प्रॉफिट, एंड देन आई विल डिडक्ट माई other expenses which is like administrative expenses in nature, like my rent expense, utilities expense, miscellaneous expense. It can be any other expenses, okay, miscellaneous expenses. So I totaled all these expenses, and the total of all these three items is 7,500, okay. So I will deduct these expenses from the gross profit, and then the last item that I had is commission income, and I will add commission income, and I will take this commission income from the trial balance and I will add it, and this, since it is an income, so it will be denoted by a positive number, okay, similar to revenue, okay. Then I will arrive at the final result, which is the net profit, and this is 45,625. So this is how I will prepare my income statement, okay. So this is just a statement outside the books of accounts to determine my net profit, okay. It will have two portions. One will show the gross profit and the continuation of it after deducting all my expenses and adding up all my other incomes. Then I will arrive at my net profit, okay. तो ये हो गई मेरी इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये सारे काम हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू कर रहे होते हैं, और दोनों में रिज़ल्ट सेम आता है हमारे पास, ठीक है। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी यहाँ पे बनाया हुआ है, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है हमने कैसे किया था। ये अपनी लास्ट वीडियो में भी यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आपको मैं दिखाऊं तो उसमें भी जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो सेम आ रहा है जो हमारी इनकम स्टेटमेंट में आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने सारे अकाउंट्स क्लोज़ किए थे, जैसे मैंने बताया कि सेल्स के अकाउंट को डेबिट किया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट किया। कॉस्ट ऑफ सेल्स किया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहते हैं उसको,
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट को क्रेडिट किया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया, और फिर बाकी सारे एक्सपेंसेस को भी यहाँ डेबिट किया, और जो कमीशन इनकम थी इसको यहाँ पे मैंने क्रेडिट किया, और अल्टीमेटली मैंने इस अकाउंट से अपना नेट प्रॉफिट डिटरमिन कर लिया। तो ये तो काम हो रहा है डबल एंट्री के थ्रू, डबल एंट्री यानी डेबिट क्रेडिट एंट्री के थ्रू हो रहा है, ठीक है। और ये हो रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ इनकम बन रही है मेरे पास आउटसाइड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि कुछ बुक्स के अंदर ये दिखाया जाता है कि सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हैं ये दो आइटम हैं, वो क्या करते हैं कि वो एक और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पहले एक और अकाउंट खोलते हैं और उसे कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। वो क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोज करते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट से डिटरमिन करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बाकी जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं, और जो अदर इनकम है जैसे कमीशन इनकम वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट डिटरमिन करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कुछ बुक्स में आपको नज़र आएगा इस तरह से किया हुआ, तो उससे वो सिर्फ अप्रोच का फ़र्क है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल जो ज़्यादा एग्जाम्पल है वो ये है कि एक ही अकाउंट से ये सारा काम हो रहा होता है मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में, और वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसा कि मैंने आपको ये बताया। अच्छा, मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी ड्रॉ करके बता दिया है, आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा वो, ठीक है। इससे भी आपका रिज़ल्ट सेम निकलेगा, ठीक है। और वो ये है कि ये सेल्स आपने देखें यहाँ पे क्रेडिट कर दी, ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पे डेबिट कर दी, और फिर ये जो ग्रीन कलर में है ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, और ये ग्रॉस प्रॉफिट आपने ट्रेडिंग अकाउंट से डिटरमिन किया। फिर अच्छा, ये ग्रॉस प्रॉफिट जो आपकी इनकम स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट है वो और ये दोनों सेम है, 48,125। अच्छा, फिर उसके नीचे मैंने बनाया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और मैंने यहाँ पे एक एंट्री करी है कि अब ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट किया है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो ये क्रेडिट एंट्री नज़र आ रही है मुझे 48,125, और फिर इसी तरह से बाकी सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे डेबिट करके कमीशन इनकम क्रेडिट करके अल्टीमेटली मैंने डिटरमिन किया है नेट प्रॉफिट, ठीक है। और ये नेट प्रॉफिट और मेरी इनकम स्टेटमेंट में जो नेट प्रॉफिट आ रहा है ये सेम है, ठीक है। तो आपको ये ऐसे भी नज़र आएगा किसी कुछ बुक्स में कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स को वो क्लोज करते हैं, वहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट डिटरमिन करते हैं, फिर ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते हैं डेबिट क्रेडिट एंट्री के थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और फिर वहाँ से अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट डिटरमिन करते हैं, ठीक है। तो ये अप्रोच भी आपको कुछ बुक्स में नज़र आएगी, ठीक है। जो ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि ये सारा काम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही किया जाए, ठीक है, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था, ठीक है। तो ये हमारी हो गई डिस्कशन इनकम स्टेटमेंट पे, और आज हमने देख ली कि इनकम स्टेटमेंट जो है वो कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। ये एक सिंपल एग्जांपल थी इनकम स्टेटमेंट की जो मैंने यहाँ पे डिस्कस की है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट जो है वो डिस्कस करेंगे, और इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करके बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। अच्छा, अभी तक हमने जो कैटेगरीज ऑफ अकाउंट यूज़ किए हैं वो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हैं। इनकम स्टेटमेंट में दो कैटेगरीज आती हैं, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। बाकी जो कैटेगरीज हैं एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल, वो हमारे बैलेंस शीट में आता है, ठीक है। और वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वो किस तरह से फॉर्म होती है, ठीक है। अच्छा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ठीक है। थैंक यू।